नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारत के शेयर बाजार पर। दरअसल मिसाइलें इसराइल में, लेबनान में और सीरिया में फट रही हैं, लेकिन उसके धमाके भारत में भी सुनाई पड़ रहे हैं और ये धमाके सुनाई दे रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में। दरअसल पिछले दिनों की हम बात करें तो भारतीय शेयर बाजार ने बहुत एक तरह से ताकत लगाई अपने आप को संभाले रखने में, लेकिन जब लगातार युद्ध की एक तरह से आग बढ़ती जा रही है, ईरान ने जब मिसाइलें दागी इसराइल पर, तब लगा कि शायद ये मामला बढ़ेगा और उसके चलते आज जो शेयर मार्केट की स्थिति वो बता रही है कि शेयर बाजार ने ये समझ लिया है कि ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। जो इसराइल और लेबनान का युद्ध है या इसराइल हमास का युद्ध था, रूस और यूक्रेन के युद्ध को तो लोगों ने कहा था कि ये थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन इसराइल और ईरान के बीच में जब ये शुरू हुआ है तब ऐसा लगा कि अब इससे रोक पाना कठिन होगा, क्योंकि अब जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो उस पर अलग से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में ये कि अमेरिका भी चाहता है कि ईरान की पिटाई हो और वो खुद ना करके इसराइल के मार्फत उसकी पिटाई करवाना चाहता है। ईरान इस बात पर फंस गया है कि उसने 2 दिन पहले लगभग 200 मिसाइलें इसराइल पर दागी। अब इसराइल को एक तरह से मौका है ईरान पर वार करने का, और उसी के बाद से शेयर मार्केट में आशंकाएं बढ़ी और आज शेयर मार्केट भारत की बात करें तो 1800 अंक नीचे गिरा। लगभग 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसे हम नुकसान भी कह सकते हैं या गिरावट भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले अगर हम 1.5 साल की बात करें तो बाजार जिस रफ्तार से गिरता है और वो उससे तेज़ी से ज़्यादा रफ्तार से सुधरता भी है। लेकिन अब आशंका ये कि युद्ध के बादल अगर गहरा है तो फिर ये बाजार संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि शेयर बाजार युद्ध के साए में। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान। शेयर मार्केट के जानकारों में शामिल धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। शेयर मार्केट में दखल रखने वाले, शेयर ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत काम करने के साथ साथ तजुर्बे में आगे रहने वाले उदयवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। और दिल्ली से हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह परमार जी। और टेलीफोन लाइन पर है हमारे साथ शेयर मार्केट विशेषज्ञ जुड़ेंगे आदित्य जैन मनिया जी। अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन जल्दी वो जुड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे धर्मेंद्र जी आपके साथ की जो ये शेयर बाजार है, दुनिया भर में इसकी धमक है युद्ध की। अमेरिका में भी बाजार गिरे, लेकिन एशियाई बाजार पिछले कई दिनों से अपने आप को रोके हुए थे। खासतौर से भारत की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेश बड़ी मात्रा में निकलने के बाद भी भारतीय शेयर बाजार नीचे थोड़ा बहुत जाता था और फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ताकत से वो बाउंस बैक करता था। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय बाजार ने एक तरह से जो डेमो किया था, पिछले दिनों की हम बात करें, जो प्रदर्शन किया था वो बड़ा मजबूत था। लेकिन आज के हिसाब से क्या देखते हैं, 1800 अंक गिरना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन हालातों में गिरा है उसको देखते हुए क्या ये गिरावट लंबी चलेगी या अभी सुधर जाएगी, या इस गिरावट में जो शेयर मार्केट में लोग काम करते हैं उनको खरीदने का एक सुनहरा अवसर दिया है, इस पर भी आपकी राय। बहुत बढ़िया। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले सभी दर्शकों को और सभी निवेशकों को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि करेक्शन इज टेम्परेरी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। इस वाक्य को अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत सारी चीज़ों का आंसर स्वतः मिल जाता है। मतलब अगर आज जो करेक्शन हुआ है वो एक तरीके से सेंटीमेंट का असर था, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करता हूं अपने निवेशकों को और दर्शकों को कि मार्केट 2 चीज़ों पर बेस्ड होता है। मार्केट का जो मोमेंटम होता है 2 चीज़ों पर चलता है। पहली चीज़ है एक सेंटीमेंट और दूसरा है फंडामेंटल। सेंटीमेंट्स जो होते हैं उनका असर बहुत क्विक और बहुत जल्दी दिखता है, लेकिन ये जितना क्विक, जितना जल्दी दिखता है उतने ही शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं। और फंडामेंटल्स का असर जो है बिल्कुल लॉन्ग टर्म तक चलता है और वो एक सस्टेन रहने वाली चीज़ है। आज जो गिरावट का रीज़न था, जो गिरावट की मुख्य वजह थी, वह एक तरीके का सेंटीमेंट था और इतिहास चीज़ का गवाह है। आज से लेकर आप पिछले 10 जो करेक्शन हुए हैं मार्केट के, उन करेक्शंस पे एक बार नज़र डालिएगा, आपको इस चीज़ का आंसर स्वतः मिल जाएगा कि जितनी भी अभी आज से लेकर पिछली 10 गिरावटें हुई हैं उनमें से सारी की सारी गिरावटें विद इन 5 वर्किंग डेज रिकवर हो गई, विद इन 5 वर्किंग डेज। अब इसका रीजन आप जो भी समझे, जैसे आप भी कह रहे थे कि हमारे घरेलू जो निवेशक हैं उनका जो परचेजिंग पावर है
वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है आज के टाइम पर, क्योंकि आजकल लोग ऐसे करेक्शन का इंतजार करते हैं, देखते रहते हैं। जो थोड़े से समझदार लोग हैं, एक्चुअली आज के समय पर सबसे बड़ा पैनिक वो है जो नए रिटेल इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने अभी मार्केट की एक्टिविटीज़ को अच्छे से ट्रैक किया नहीं है, देखा नहीं है, वो लोग ज़्यादा चिंतित हैं, वो लोग ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी इस तरीके के मोमेंटम देखे नहीं, क्योंकि वो कोविड के बाद जुड़े हैं लगभग 2020-2021 में, और उस समय से अभी तक मार्केट एक सस्टेन तरीके से चलता आ रहा है। तो जो ऐसी गिरावटें हैं वो नए लोगों के लिए ज़्यादा चिंता का विषय हैं। जो थोड़े समझदार निवेशक हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं, मजा ले रहे हैं, इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि आज के समय से सबसे बड़ी जो चिंता रही है कि कौन सा सेक्टर गिरा है। सेक्टर वही गिरा है जो सबसे ज़्यादा बड़ा था, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स थे, जो ओवर वैल्यूड सेक्टर थे, जैसे कि ऑटो ले सकते हैं आप, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर यही थे, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड हो चुके थे। इन स्टॉक्स में एक गिरावट का कोई बहाना चाहिए, कोई मौका चाहिए था, जो आज देखने के लिए मिला है। बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि अभी तक जो बाजार ने दम मारी है, जो ताकत दिखाई है, वो जैसा आपने भी कहा और हम भी ये मानते हैं कि जो लोकल का हमारे यहाँ का जो 15 करोड़ के आसपास जो डीमैट अकाउंट धारी है उनकी वजह से। लेकिन ये जो एक तरह से ग्लोबली मार्केट नीचे आया है, और ये आशंकाएं इसलिए भी ज़्यादा चिंता में डालने वाली है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध होता है तो इसमें फिर अमेरिका भी बीच में आएगा। और अमेरिका, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अमेरिका चाहता है कि ईरान को झटके लगे, और ईरान ने गलती कर दी इजराइल पर 200 मिसाइलें दागकर। तो देखते हैं इसके नतीजे क्या आते हैं। लेकिन जो स्थिति है वो पिछले बार जो 9 बार दफ़ा मार्केट गिरा है उससे थोड़ी सी अलग है, ये इसलिए चिंता की बात है। हमारे साथ आदित्य जैन मनिया जी भी जुड़ गए। मनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ राघवेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, धन्यवाद। जी। दरअसल मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, शेयर बाजार के जो खिलाड़ी हैं वो तो इसको समझ रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो थोड़े से देखने वाले हैं, खेल को बाहर से देखने वाले हैं, जो थोड़ा बहुत कभी कभी आकर शेयर में दखल देते हैं, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि जो बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है, 1800 पॉइंट पर तक बाजार गिरा था, 1700 पॉइंट तक वो थोड़ा सा उसने 100 पॉइंट की रिकवरी की, और 11 लाख करोड़ से ऊपर 11,43,000 करोड़ जो है इसमें नुकसान हुआ है इतना शेयर का। तो नुकसान शब्द तो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये अप एंड डाउन्स आते हैं। हो सकता है कल 5 लाख करोड़ की रिकवरी हो जाए। तो ये चलता व्यापार में, धंधे में शेयर भी उसी का हिस्सा है। आपकी राय किस ढंग से सोचते हैं इस पर? देखिए, मुख्य तौर पे तो मैं राघवेंद्र जी, जैसे पैनलिस्ट ने जो बताया, मैं उस बात से सिद्धांत से सहमत हूँ जो लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में समझी जी लेकिन मैं इसमें एक अपनी तरफ से कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। जी देखिए, आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली घटना, बड़ी घटना पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। और उस लिहाज से हमें ये भी देखना होगा इसके मूल कारणों में कहीं ना कहीं कि जिस तरह से दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी हुई है। मुझे आपकी एक बात याद आती है कि जब हमास ने इजराइल पे एक हमला किया था, तो आपने उस समय एक शो में इसी तरह की बाखबर में कहा था कि कहीं ये विश्व युद्ध की तो आहट नहीं है अगले की। और अब की जो तात्कालिक घटना है वो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अगर इजराइल ने ईरान के किए हमले का जवाब दिया तो ये विश्व युद्ध की एक तरीके से आहट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान जो मुस्लिम देशों का अगुवा बनना चाहता है, कहीं ना कहीं सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह नहीं, इराक के हों, लेबनान के हों, यमन के हों, इराक के हों, उन विद्रोहियों का जो समर्थन प्राप्त है उन्हें पालता और पोसता रहा है। और खुद हमने देखा कि किस तरीके से इराक में, जैसे ईरान ने हमला किया है इजराइल के मिसाइलों से, उसके बाद में खुद ईरान में और गाजा पट्टी में लोगों ने जश्न मनाया है। तो इसका मतलब ईरान के भी लोग ये चाहते हैं कि वो हलवा बना रहे मुस्लिम देशों का, और वो भी युद्ध की दीक्षा में झुकने को, अपने आप को झुकने के लिए तैयार है करने के लिए। इस हिसाब से ये परिदृश्य गंभीर होगा, क्योंकि सिर्फ शेयर बाजार हमारा नहीं है। आप फ्रांस देखिए, स्पेन देखिए, अमेरिका देखिए, इन देशों का भी कहीं ना कहीं जो है शेयर मार्केट में प्रभावित आया, तो हल्के लाल निशान या लाल निशान पे वो बंद हुआ है करने के लिए। तो दुनिया कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पे तो नहीं जा रही। हमें इस घटना को इस तरीके से भी देखना होगा करने के लिए। अगला एक हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से देखने के लिए कि क्या होता है। आप देखिए, जैसे ही हमला होता है 2.5% तो तेल की, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है।
G7 देश आपात बैठक बुला लेते हैं। इजराइल है वो यूएन को कड़ी फटकार लगाता है वो करने के लिए, कि प्रतिनिधियों में आने नहीं दूंगा करने के लिए। तो इस हिसाब से इस समय पूरा विश्व समुदाय चिंतित है और विश्व के लिए जो बड़ी गंभीर घटना है कि कहीं जाने अनजाने विश्व है, पूरा दुनिया है, युद्ध की ओर को नहीं जा रही है कम जाने। बिल्कुल नागेंद्र जी, दुनिया भर की चिंता में हम भी शामिल हैं। दरअसल विश्व युद्ध कभी एक दिन में नहीं होता है, वो इसी तरह शुरू होता है। कभी आग लगती है तो सुलगते सुलगते फिर वो एक तरह से दावानल बनती है। तो सभी लोग ये प्रार्थना करो कि ये युद्ध ना बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि ये रुकेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। देखें अब क्या होता है। हमारे साथ मनिया जी भी है। मनिया जी, जो युद्ध की स्थिति है, क्या उसके चलते मार्केट नीचे गया या ये वैसे ही मार्केट नीचे गया जैसा पहले जाता था फिर ऊपर आता था? लेकिन एक बात और है कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, 5 से 6% दाम बढ़ गए हैं, और अगर इसके चलते तेल के दाम बढ़ते हैं भारतीय बाजार में तो महंगाई भी बढ़ेगी और शेयर मार्केट का जो हाल है वो तो हम देख ही रहे हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, आज जो बाजार गिरा है उसके 2-3 बड़े कारण हैं। जी। एक तो ग्लोबल इवेंट तो है ही, जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके जो रिफ्लेक्शन है, जैसे बंदरगाहों से हमारा आयात प्रभावित होगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अगर बड़े बड़े देश इसमें कूदते हैं तो निश्चित तौर पर कच्चे तेल के भाव बढ़ेंगे, जो कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक होंगे, खासतौर पर भारत के लिए। जी। अगर बाजार में जो दूसरा एक बड़ा कारण आया है कि जो सेबी ने जो आदेश दिया है कि लॉट साइज 15 लाख रुपए हो जाएगा और एक ही दिन की कटान होगी, वीकली कटान होगी, और दूसरा जो इन्वेस्टर है उसकी रिटर्न लेकी जाएगी, उसकी नेटवर्क देखी जाएगी, उसके आधार पर वो व्यापार कर सकेगा फ्यूचर इन ऑप्शन में। तो इससे 2 फर्क पड़ेंगे। गवर्नमेंट का रेवेन्यू रुकेगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्सचेंज का रेवेन्यू भी कम होगा, टर्नओवर कम होगा, और साथ साथ ब्रोकिंग कंपनियों का भी टर्नओवर कम होगा तो उनकी रेवेन्यू कम होगी। तीसरी बार आपने देखा कि आज जो हिंदुस्तान के 2-3 बड़े शहरों में जो रियलिटी के सौदे थे वो कुछ कैंसिल हुए हैं। उसकी यही वजह थी कि आज रियलिटी में 4.49% की गिरावट आई है। दूसरा, कच्चे तेल के कारण आज देखेंगे पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, इनके ऊपर बहुत बुरी तरह प्रभाव पड़ा है। कैपिटल गुड्स में हम देखेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखें, सब तो ऊपर से बढ़े। तीसरा एक बड़ा कारण था कि जैसे ही बाजार सुबह नीचे खुला उसके बाद रिकवरी ली, वापिस जैसे ही बाजार 350 पॉइंट से 400 पॉइंट के बीच में आया तो उस समय मार्जिन के सौदे कटे। तो जो 400 पॉइंट के ऊपर थे, जो 146 पॉइंट ऊपर है, वो जो गिरा है वो मार्जिन के सौदे जो होते हैं वो कटे हैं, और फिर एकदम बाजार में भगदड़ मची कि लोगों को बिकवाली का एकदम बहाना मिल गया और मंडलिया ने बाजार पर अपनी ग्रिप बहुत तेजी से बना ली। यही कारण था कि बाजार में आज सेंटीमेंट खराब हुए हैं। बाजार में जो बात हो रही है वो ग्लोबल जो मिडिल ईस्ट की लड़ाई है उसकी बात हो रही है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक कारण है। एक डोमेस्टिक कारण बड़ा है, 8 तारीख को विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आने हैं मार्केट में। उसके पहले जो एग्जिट पोल भी आएंगे, किंतु परंतु होगा। जैसे पिछले 4 तारीख को बाजार में बड़ा टिप आया था लगभग 4000 पॉइंट का, तो हो सकता है कि बाजार उसका भी रिएक्शन दे। और आज लोगों ने मार्केट में अपना मुनाफा वसूली करके एक सेफ मोड में आ गए। बिल्कुल, जो भी इन्वेस्टर है वो सेफ मोड में। बाजार में गिरावट की यही कर, ये मेरे से पहले जो जानकार थे उन्होंने सही कहा कि बाजार में रिकवरी पिछले 1 हफ्ते में आ जाती है बड़ी गिरावट के दिन, लेकिन आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए कि वो सेंटीमेंट और सेंटीमेंट में फर्क है। बड़ा फर्क जो है कच्चे तेल का है, बंदरगाहों का है, और इसमें अमेरिका भी जैसे आ गया है ईरान की वजह से, तो ये भी एक बड़ा कारण है। निश्चित तौर पर अगर ईरान आया है तो चीन और रशिया भी उसके अपोजिट रहेंगे, तो ये विश्व युद्ध का बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर देखेंगे तो हमारे यहाँ 2-3 इवेंट और भी हैं। जी, जियोपॉलिटिक्स की हम बात करेंगे तो वो उसमें तो आप ये समझिए कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, और ये हमेशा मैंने कहा कि युद्ध ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन चलिए, वो जो संकट है उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो यह है उदयवीर जी कि इस पूरे मार्ग हर चीज़ के 2 बिंदु होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि इसमें मुनाफा वसूली तो हो गई, लेकिन डिफेंस सेक्टर जो है वो इसमें जंप करेगा, क्योंकि अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो डिफेंस का जो मार्केट है वो आगे जाएगा। और क्रूड ऑयल की जहाँ तक बात है उसके चलते देश में महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन भारत ने मुझे लगता है कि पहले से इसकी तैयारी कर ली थी। जो चीज़ें अभी घटित हो रही हैं, स्टॉक काफ़ी है भारत के पास तेल का,
और उस वजह से तेल का संकट आएगा ऐसी उम्मीद का, में दाम भले बढ़ जाए, लेकिन भारत में बंदरगाहों में जो अवरोध आ रहा है उसके चलते देश में संकट आएगा तेल का, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन बाजार ने जरूर ये शो किया है कि वो बहुत चिंता में है। उदयवीर जी, आपकी राय? मुझे तो ये लगता है कि ये जो गिरावट हुई जी, इसके कारण आप कई ढूंढ सकते हैं, लेकिन मार्केट बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा था। सारे शेयर होल्डर ये इंतजार कर रहे थे कि मार्केट अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। तो वो मुझे नहीं लगता कि ये जो वैश्विक परिस्थितियां बनी उनकी वजह से पहले से ही मूड बना के बैठे थे, एक मौका मिल गया, उस मौके का सहारा लेके मार्केट गिरा। अब बात जहां तक है कि आपने बोला 11 लाख करोड़, तो मार्केट का साइज इतना बड़ा हो गया है, आज 80,000 पे सेंसेक्स है, उसका साइज इतना बड़ा हो गया है, इसलिए आपको ये 11 लाख करोड़ रुपए लग रहे हैं। अगर आप पीछे चले जाएं तो आपको ये लगेगा कि मुश्किल से 4 लाख 4.5 लाख रुपए का मार्केट गिरा होगा। बिल्कुल। इतनी बड़ी गिरावट नहीं है ये, जितना बड़ा मार्केट है। तो उस हिसाब से मैं इसको गिरावट नहीं मानता हूँ, इसको मौका मानता हूँ। शेयर बाजार एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबको वो मौके देता है, जिनमें भी पेशेंस है, जो भी धैर्य रखते हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। आज वो दरवाजा कल खुला, आज खुला है और अभी मौका ये मिलेगा उदयवीर लोगों जी को। उनके लिए भी मौका है जो शेयर बाजार के गिरने पर कहते हैं कि भारत का जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला मध्यम मिडिल क्लास जो शेयर होल्डर है उसके लिए बहुत नुकसान हो गया। ये ऐसी बात करने वालों के लिए मौका है ये। हाँ, ये तो अवसर है, इसमें सियासत भी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि चीन का मार्केट राघवेंद्र जी, जिनको लेफ्ट आउट फीलिंग होती है वही लोग ऐसी बात करते हैं। जी जी। तो ये देश के भीतर इस तरह के मामले भी बहुत हैं कि जो इस तरह की फीलिंग के शिकार हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी, जो आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था, हम फिर कहेंगे कि ये जैसा उदयवीर जी बता रहे हैं कि दुनिया में जो हो रहा है उसमें तो भारत अछूता नहीं रहेगा। अगर दुनिया का मार्केट नीचे जा रहा है, युद्ध आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि हर देश में स्थिति बनेगी। लेकिन जितनी दुनिया के दूसरे देशों में हालत खराब होंगे, मुझे लगता है कि भारतीय बाजार में उतने हालत खराब नहीं हुई, क्योंकि भारत का बाजार इंडिपेंडेंटली रन करने लग गया है। अब वो अपनी ताकत पर चलने लग गया है। विदेशी जो संस्थागत निवेशक है उन्होंने भी कई बार ये चेक किया कि अगर हम पैसा निकालेंगे तो मार्केट हिंदुस्तान का कितना नीचे आता है। पहले कभी एकदम से डिप करता था और खलबली मचती थी, अब मार्केट कुछ घंटे के लिए डिप करता है, उसके बाद फिर जो खरीदी शुरू होती है तो वो वापस आ जाती है। मुझे लगता है कि देश का जो बाजार है वो दुनिया के बाजार से अलग मूव करेगा, अलग प्रूफ करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, हमको एक चीज़ समझनी होगी। अगर मुझे हमको अपने ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है, अपने यहाँ के फंडामेंटल्स पे भरोसा है, तो ये ग्लोबल रीजन बिल्कुल हमने देखे हैं अभी 2-3 सालों में। तो हर तीसरे महीने कुछ न कुछ हमने यूक्रेन रसिया से शुरू कर दिया और हर तीसरे महीने कुछ न कुछ देखा है। मेरे नज़रिए से अभी वर्ल्ड वार जैसी स्थिति में ना तो अमेरिका है डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ भी इन्फ्लेशंस का और वहाँ भी चुनाव का, इलेक्शंस का अभी माहौल बना हुआ है। तो मैं इस नज़रिए से तो नहीं देखता हूँ कि कोई वर्ल्ड वार जैसी स्थिति अभी मुझे दिख रही है। वर्ल्ड वार तो ऐसा कल होने भी नहीं वाला। वर्ल्ड वार में हो सकता है अभी 6 महीने, 8 महीने, साल भर लग जाए, क्योंकि अभी सिर्फ देखिए आप, पहले रशिया यूक्रेन का युद्ध था, फिर हमास इजराइल हुआ, फिर हमास इजराइल के साथ लेबनान हुआ, फिर हूती उसमें आए, अब सीरिया और तुर्की की हम बात करें, ईरान की बात करें, तो ये इसके जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये चिंता की बात। बिल्कुल, ये एक पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है। इन चीज़ों को हमेशा नज़र में रख के, हम इंडेक्स में रख के और डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये एक एक्टिविटीज़ है, लेकिन एक्टिविटीज़ के साथ में ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जो मंदड़ी होते हैं वो बड़े चतुर होते हैं, वो मौका तलाश करते हैं कि किस तरह से हम प्रॉफिट बुक करें या मंदी लेकर आएँ। तो उनके लिए लगा कि ये बहुत स्वर्णिम मौका है, पूरी दुनिया की हालात है और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और युद्ध की विभीषिका बढ़ रही है, बस इसी का लाभ उठा। और वैसे भी आज गुरुवार था, गुरुवार का दिन तो क्लोजिंग का होता भी है, तो फिर करेला और नीम चढ़ा हो गया जी। आज बिजली कटान भी थी। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो दो ऑप्शन को मिल गए मंदी लाने के मंदड़ियों को। वो तो मौके की तलाश में रहते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मंदड़िए निराश हो रहे हैं गिरावट लाने के मालूम है। धर्मेंद्र जी, आपकी बात जी बिल्कुल, कहना सही है आपका, क्योंकि मंदड़ियों को अभी कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। आज मंदड़ियों ने भी एक्शन दिखाया और जो लोग प्रॉफिट में थे, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, दो तरफा सेलिंग हुई है। इस वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा सेंटीमेंट थोड़े ख़राब दिखे हैं। और जहाँ तक मंदड़ियों की का सवाल है, मंदड़ियों ने बहुत भरपूर कोशिश करी है, कुछ आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे हिंडनबर्ग जैसे लोगों ने कुछ आर्टिफिशियल तरीके से भी चीज़ों को एक मार्केट को हमारे मंदी की तरफ लाने का प्रयास किया, लेकिन उसका भी
हमने असर देखा कि इस बार तो जो अभी जो आया था उसकी वजह से 5% भी मार्केट में या अदानी के शेयरों में करेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें होती हैं, ये एक्टिविटीज़ है, लेकिन हमको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करना होगा और हम दूसरे देशों से कैसे अलग हैं उस चीज़ पे भरोसा करना होगा। और हमारे यहाँ जो FIIs का जो एक बोलबाला रहा करता था पिछले 5 साल पहले, तो वो हम उन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। आज का भी अगर आप डेटा देखें तो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग है FIIs की कैश मार्केट में, और वहीं हमारा DIIs का जो 12,800 करोड़ लगभग 13,000 करोड़ के आसपास की परचेजिंग हुई है। तो हमारे यहाँ का परचेजिंग पावर भी इसमें सपोर्ट करेगा और हम जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। और देखिए बहुत जल्दी इन सब चीज़ों का मुझे असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, असल में आप युद्ध के तरीके बदल गए हैं। शेयर मार्केट को गिराकर भी युद्ध की स्थिति में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आर्थिक नुकसान पहुंचाना भी एक तरह से युद्ध कैसा माने फाइनेंशियल वार भी है। तो कई देश तो ये भारत के बारे में पहले लोग ट्राई कर चुके हैं, जैसे अपन बात करते हैं FII की कि किस तरह से बाजार को नीचे करें और फिर उस देश के भीतर ऐसा माहौल बनाएं कि आर्थिक हालात बहुत ख़राब है, शेयर मार्केट नीचे चला गया, करोड़ों लोगों के अरबों रुपए का लॉस हो गया। तो ये भी एक हिस्सा है युद्ध का, लेकिन भारत इससे उभरेगा। नागेंद्र जी, आपकी राय, क्या ये भी एक किस्म का युद्ध है? क्योंकि चीन का मार्केट थोड़ा ऊपर है, भारत का मार्केट नीचे है, तो देश के भीतर जो चीन की लॉबी है वो जरूर इस मुद्दे को आज नहीं तो कल जरूर उठाएगी और कहेगी कि भारत के शेयर बाजार ने सरकार की नीतियों की वजह से शेयर बाजार के जो निवेशक है उनको नुकसान पहुंचा दिया और सरकार सो रही है। जी जी जी, चीन और हांगकांग का बाजार मजबूत है अभी। मेरे को भी ऐसा लगता है कि पैनलिस्ट की तरह देखिए कि भारत का आर्थिक आधार बहुत मजबूत है। और फिर अब हमारे यहाँ तक कि त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। इन त्योहारों की जो शुरुआत है तो खरीदारी की शुरुआत है, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो शेयर मार्केट अपने आप ठीक हो जाएगा करने के लिए। और मैं नहीं मानता कि भारत इतना कमजोर है कि विश्व में होने वाली घटनाओं से असर तो पड़ता है, लेकिन ऐसा असर पड़ेगा कि हमारा शेयर मार्केट धड़ाम हो जाए। मैं इस बात को मानने के लिए शेयर मार्केट अच्छी तरह संभलेगा, वैसे ये परचेजिंग पावर का टाइम हमारे पास है करने के लिए। और एक लॉबी है जिसे कुछ कहना ही है, जैसे एक फिल्म का गाना ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कुछ एक लॉबी है उसे तो कुछ कहना ही है हर वक्त। बिल्कुल। आदित्य जी, दरअसल बारिश इस बार अच्छी हुई है, इसका भी बाजार पर असर पड़ता है और उसके साथ साथ खरीफ की फसलें भी बेहतर आएंगी और बाजार के अच्छे होने के संकेत ये भी है कि अगले महीने ही जो है बल्कि दिवाली आने वाली है। तो ये तमाम चीज़ें बताती है कि सेंटिमेंट्स कुछ भी हो, लेकिन ये त्योहारों का देश है, कहीं ना कहीं बाजार में वो चीज़ नहीं बनेगी कि बाजार बेरौनक हो गया और स्थिति खराब हो गई, क्योंकि सब कुछ ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के हालात को छोड़ दें तो आपकी राय? राघवेंद्र जी, बात भारतीय बाजारों में कंज्यूमर इतने हैं, अगले 22 दिनों में जो ब्याह का सीजन आ रहा है जी 22 लाख शादियां हैं और लगभग 4,05,000 लाख करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। तो पॉजिटिव साइन हमारे पास बहुत है, लेकिन सेंटीमेंट अभी हमारे खराब है। ये सेंटीमेंट खराब है, ऐसे में जो निवेशक बाजार में निवेश नहीं कर पाए हैं या जो कैश पर बैठे हैं उनके लिए पिरामिड स्टाइल में निवेश का मौका है। खास तौर पर उन सेक्टर में जो पिछले 8 महीने की तेजी में नहीं चले, खास तौर पर प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक जो नहीं चले। और भी हमारे पास ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं FMCG में कि जिनमें रौनक अभी आना बाकी है। तो निवेशकों को ये देखना चाहिए कि ऐसी गिरावट में जो सेक्टर रोटेशन है वो भी लेना चाहिए। जिन सेक्टरों में उन्हें मुनाफा हो रहा है वो सेक्टरों को बेच के जो सेक्टर चलने वाले उनमें चलना चाहिए। लेकिन मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि जो 20,000 करोड़ की जो SIP बुक है वो हमारे बाजारों को अभी नहीं गिरने गिरेगी और 146 करोड़ का जो कंज्यूमर हमारे पास बेस है वो भी हमारे बाजारों को नहीं गिरने देगा। हालांकि फौरी तौर पर बाजार में कच्चे तेल की वजह से, इंपोर्ट कम होने की वजह से, लड़ाई की वजह से सेंटीमेंट हमारे खराब रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में चीन से और जापान से ज्यादा बेहतर ग्रोथ हमारे देश में रहेगी, ये बात का हमें भरोसा है। तो आपके माध्यम से निवेशकों ये कहना चाहते हैं कि आप मुनाफा वसूली करिए, लेकिन घबराइए मत, SIP बंद मत करिएगा, छोटा निवेश लगातार बनाए रखिएगा, पिरामिड स्टाइल में निवेश करिएगा। आप 10% करके खरीदिएगा बड़ी गिरावट, तो आपको कहीं नुकसान की गुंजाइश नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो उदयवीर जी, जो आप बात करते हैं, आप सभी बातें उसी के आसपास चल रही है। सारे जो हमारे साथी लोग हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन ये मैं जो चिंता है
क्रूड ऑयल की, तेल के बाजार की, मुझे लगता है कि भारत के जो सरकार के में बैठे लोग हैं उनको अंदाज़ा रहा होगा, इसकी व्यवस्था से पहले से ही हो गई है। कितना भी क्रूड का मामला ऊपर जाए, महंगा हो जाए, लेकिन देश के भीतर जो व्यवस्था है वो इतनी मजबूत है कि तेल के मुद्दे पर तो महंगाई भारत में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत दिनों से एक भारत का वर्ग कोशिश कर रहा था कि बाजार में तेल के भाव नीचे, तो भारत में तेल सस्ता क्यों नहीं हो रहा, पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि सरकार को पता था कि जब कभी इस तरह की स्थिति बनेगी तो हम जो 100 रुपये लीटर, 110 रुपये लीटर पेट्रोल या डीजल बेच रहे हैं, ये हमारे लिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये आड़े वक्त पर, बुरे वक्त पर काम आएगा। आपकी छोटी राय। यही दूरदृष्टि होती है जो आपका सरकारी तंत्र है और उसके जो मुखिया हैं, ये उनकी दूरदृष्टि है कि उन्होंने बीच में रेट नहीं घटाए, क्योंकि उन्हें मालूम था। मीडिया में बड़ा प्रेशर बना कि आज या कल दाम घट सकते हैं, हाँ। इतना सस्ता हो गया तो 100 रुपये के भीतर पेट्रोल के दाम आ सकते हैं, लेकिन सरकार इस मामले में कहीं टच से मस नहीं हुई, एक पैसे का माने जो है दाम नीचे नहीं आया। बिल्कुल जी। और सरकार की मजबूती ही जी स्थायित्व की वजह है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि भाई हम जलेबी एक्सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हमारा शेयर मार्केट जो है उस ऊंचाई पे नहीं है और देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। चलिए, अब ऐसे तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर युद्ध की विभीषिका आगे बढ़ती है तो जरूर पूरी दुनिया को चिंता होगी, भारत तो क्या। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो बहुत जल्द हो सकता है, जो सब साथी कह रहा है कि 5 दिन भी नहीं होंगे और मार्केट जंप करेगा, और इसमें जो निवेशक है वो फिर निवेश करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आया है और यही तरीका है शेयर बाजार में पैसा लगाने का। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहतर होगी ऐसी उम्मीद करते हैं। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। आदित्य जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, धर्मेंद्र जी आपका भी, और उदयवीर सिंह जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।